नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में मैं बताऊंगा। तो 1857 की क्रांति किस कारण हुई, आखिर इसके पीछे जो कारण थे उन कारणों के पीछे कौन था जिनके वजह से 1857 की महान क्रांति हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेज जो है बंगाल में उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। तो आधिपत्य कब से जमा अंग्रेजों का भारत में, तो आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध और कब हुआ, तो यह 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो तब से लेकर के 1857 तक पूरे 100 वर्ष होते हैं और 100 वर्षों बाद ही अंग्रेजों के विरुद्ध क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे जो कारण थे वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की नीतियां थी, अंग्रेजों का जो व्यवहार था भारतीय जनता के प्रति, यहाँ के राजाओं के प्रति, वो सही नहीं था। उन्हीं नीतियों के कारण यहाँ की जनता परेशान हुई और ऐसे अवसरों की खोज करने लगे कि कोई एक ऐसा अवसर मिल जाए कि जिससे हम अंग्रेजों से बदला ले सकें। तो उन्हें अवसर कब मिला, सीधे 100 साल बाद 1857 में, जब 1857 में एक छोटे से कारतूस ने चिनगारी का काम किया। और इसी कारतूस की देन है कि पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया। अब यह जो बिगुल बजा तो किन कारणों से बजा था, इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। तो आप इस वीडियो को देखना न भूलिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर इतने पॉइंट दिए गए हैं, हर पॉइंट को आपको समझना होगा और देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के जो कारण थे मुख्य रूप से दो कारणों में हम उसे विभाजित करते हैं। कौन कौन से, एक तो दीर्घकालीन कारण और दूसरा था तात्कालिक कारण। दीर्घकालीन कारणों के कारण ही 1857 की क्रांति हुई थी और उसमें चिनगारी का काम तात्कालिक कारण था, वो किया था। वह तात्कालिक कारण कौन था, चर्बी युक्त कारतूस। एक छोटे से कारतूस ने 1857 की क्रांति भारत में करवाई थी। तो यह जो कारतूस था यह चर्बी युक्त था। और किस प्रकार की चर्बी इसमें लगी हुई थी, तो गाय और सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से यह कारतूस बना था। अर्थात इस कारतूस के खोले पर सुअर और गाय की चर्बी लगाई जाती थी और उस खोले को दांत से काटना होता था। जो कि यहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिकों में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो आप जानते हैं कि गाय और सुअर हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अनुचित है, इसलिए यहाँ के सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया था। और इसी कारतूस के वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए हम पहले दीर्घकालीन कारणों को पढ़ लेते हैं, फिर तात्कालिक कारण को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दीर्घकालीन कारण में कई कारण आते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और सैनिक कारण। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में कौन कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार थे उन पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेले-जली की सहायक संधि। बेले-जली की सहायक संधि क्या है, तो बेले-जली जब भारत आया था तो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से यहाँ के जो छोटे छोटे रियासत हैं, राजा हैं, उनके राज्य क्षेत्रों पर ऐसे नियम लगाए जाएं कि उनके राज्य हमारे अंडर में आ जाए। एक तरीके से कहें तो वह साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालक था। कौन, बेले-जली। तो बेले-जली ने एक नियम लगाया जिसे सहायक संधि कहा गया। तो बेले-जली जो था वह सहायक संधि
के रूप में भारत के छोटे छोटे बड़े बड़े राज्यों को अपने वश में करता और उन पर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा करके उन राज्यों की शक्ति कमजोर करके उन्हें हथियार लेता था। तो सहायक संधि का मतलब यह था कि जब बेलेजली किसी जीते हुए प्रदेश पर अधिकार कर लेता था तो वहां के राजाओं के यहाँ यह अपनी एक सैन्य टुकड़ी रखता। तो सैन्य टुकड़ी रखने के बाद धीरे धीरे वहां के प्रशासनिक कार्यों में भी बेलेजली हस्तक्षेप करता था और धीरे धीरे उन राज्यों को अपने कब्जे में ले लेता था। तो जब अंग्रेज क्या करते थे कि जब राज्य पूरा इनके कब्जे में आ जाता था तो अपनी मनमानी करते थे, जिसकी वजह से वहां की जनता, वहां के राजाओं को परेशानी सहनी पड़ती थी। तो बेलेजली ने सहायक संधि के अनुसार कौन कौन से राज्यों को अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अंग बनाया था, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सहायक संधि भारत में किसने शुरू की थी, तो बेलेजली ने शुरू की थी। और कब शुरू की थी, तो 1798 ईस्वी में शुरू की थी। तो बेलेजली की सहायक संधि का जो पहला राज्य था वह था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने बेलेजली के साथ पहली सहायक संधि की थी, यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद के निजाम थे या हैदराबाद था, जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि के अधीन आया था। अब यह हैदराबाद कहाँ है, हम नक्शे में भी देख लेंगे। तो हैदराबाद 1700, याद रखिएगा, हैदराबाद 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करता है। इस प्रकार जो दूसरा राज्य था सहायक संधि स्वीकार करने वाला, वह राज्य था मैसूर, जिसने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो मैसूर था वह दूसरा राज्य बना। याद रखिएगा कि मैसूर सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य बना, जिसने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी प्रकार सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो तीसरा राज्य था वह था तंजौर, जो 1799 ईस्वी में ही सहायक संधि स्वीकार किया था। यहाँ पे पड़ता है तंजौर, और तंजौर ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी प्रकार चौथा राज्य जो सहायक संधि स्वीकार करता है वह था अवध। अवध ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। यह आपका क्षेत्र अवध पड़ेगा, और जिसने 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी प्रकार पांचवा राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार किया वह था पेशवाओं का राज्य, जिसने 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। पेशवाओं का शासन कहां पर था, तो ये है आपका पेशवाओं का शासन। तो यहाँ पर पेशवा लोगों ने 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी प्रकार भोसले जो अगला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य होता है, जिसने 1803 ईस्वी में भोसले ने क्या किया, सहायक संधि स्वीकार किया था। ये देखिए, ये भोसले का क्षेत्र है जहां पर इन्होंने 1803 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। इसी प्रकार सिंधिया ने 1804 ईस्वी में, सिंधिया ने 1800, देखिए ये सिंधिया है जहां पर इन्होंने 1804 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। इसी प्रकार जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, मछेंद्री, बूंदी, ये राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर जोधपुर, जयपुर और मछेंद्री और बूंदी, इन राज्यों ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निजाम, जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। और इन राज्यों को भी आपको याद रखना है कि हैदराबाद के निजाम 1798 में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करते हैं, उसके बाद मैसूर राज्य 1799 में और तंजौर 1799 में, ये तीसरे नंबर पर तंजौर आएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध है 1801 में, फिर पेशवा आते हैं 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया आता है 1804 में। इन लोगों ने क्या किया
की सहायक संधि स्वीकार कर ली। इन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार तो कर ली, लेकिन धीरे धीरे ये राज्य ब्रिटिश संरक्षण में चले गए और अंग्रेज यहाँ पर अपना शासन चलाने लगे, जिसकी वजह से यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये राजा महाराजा अब इस ताक में बैठे थे कि कब इन्हें मौका मिले और अंग्रेजों से अपना बदला ले सकें। राजनीतिक कारणों में जो दूसरा कारण था वह था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे व्यपगत सिद्धांत भी कहा जाता है या गोद निषेध का सिद्धांत भी कहा जाता है या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि राज्य हड़प नीति का भारत में प्रतिपादक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। या व्यपगत सिद्धांत किसने दिया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। गोद निषेध प्रथा किसने लागू की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा भारत में लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अब लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत क्या किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया यह कि इसने एक नियम बनाया कि भारत के वे राजा जिनकी कोई संतान नहीं है, अब वह गोद नहीं ले सकते किसी अन्य पुत्र को, क्योंकि उनके पास पुत्र न होने की दशा में अंग्रेजों को उनका राज्य मिल सकता था। और इसीलिए गोद निषेध का नियम लाया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध का नियम बनाया और कहा भारतीय राजाओं से कि जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं है, अब से वह दत्तक पुत्र गोद नहीं लेंगे, बल्कि अब से उनका शासन समाप्त हो जाएगा और अब से उनका जो शासन होगा वह अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा, उनके संरक्षण में देखभाल किया जाएगा। तो ऐसे कई राज्य थे जिन्हें गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों ने मिला लिया। तो उन राज्यों को देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा गया। अब यह सतारा कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये क्षेत्र है सतारा का, और इस सतारा को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया, तो 1848 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सतारा ऐसा पहला राज्य है जो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने हड़पा था। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। इसके बाद आता है जैतपुर संभलपुर। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने अगला जो पड़ाव डाला वह जैतपुर और संभलपुर पर डाला। 1849 ईस्वी में इनका विलय कर लिया अंग्रेजी साम्राज्य में। तो जैतपुर देखिए ये आपका क्षेत्र है, ये पड़ता है जैतपुर, और यहाँ उड़ीसा में पड़ता है संभलपुर। अब इन दोनों का विलय कब किया गया, तो 1849 ईस्वी में किया गया था। वो भी किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो अगला राज्य था वह था बघाट। इसको भी राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में 1850 ईस्वी में मिला लिया गया। जो बघाट है वह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये देखिए बघाट, और इसे 1850 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद उदयपुर को 1852 ईस्वी में, ये आपका उदयपुर का क्षेत्र पड़ता है, इसे 1852 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत मिला लिया गया था। इसके बाद झांसी को देखिए, झांसी को गोद निषेध की प्रथा का पालन कराने के लिए जबरदस्ती झांसी राज्य को 1853 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये आपका पड़ेगा झांसी, जिसे 1853 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके बाद नागपुर को 1854 ईस्वी में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत मिलाया जाता है अंग्रेजी साम्राज्य में। और नागपुर देखिए, नागपुर को मिलाया गया, और कब मिलाया गया, तो 1854 ईस्वी में मिलाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अवध को भी कुशासन, याद रखिएगा, अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अवध का कुशासन
का आरोप लगा करके, याद रखिएगा, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इन राज्यों के राजा और यहाँ की जो जनता थी यह अंग्रेजों के इस कार्य से काफी खफा थी, और जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन कायम हो गया तो अंग्रेजों ने काफी अत्याचार किया, लगान की दरें बढ़ा दी, जिससे यहाँ के कृषक मजदूर सारे के सारे लोग परेशान होने लगे। और ये सारे के सारे लोग बस किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि इनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ती जा रही थी और ऐसे अवसर की तलाश कर रहे थे। और ऐसा अवसर उन्हें कब मिला जा करके? 1857 ईस्वी में। अब तीसरा कारण देखेंगे राजनीतिक कारणों में कि मुगल शासकों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार कैसा था। तो मुगल शासकों के प्रति अंग्रेजों का कोई बढ़िया व्यवहार नहीं था। बाद के जो गवर्नर आए उन्होंने मुगल बादशाहों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने मुगल शासकों के साथ बुरा व्यवहार किया था। कुछ ऐसे गवर्नर जनरल हुए अंग्रेजी जिन्होंने बादशाह का काफी अपमान किया था और किस प्रकार से बादशाह के अधिकार छीने गए थे। इन सारी चीजों को देख करके भारत की जनता नफरत से भर गई और एक अवसर की तलाश करने लगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से भारत के बादशाह मुगल बादशाह के साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया था। तो बात है कि 1803 ईस्वी में ही मुगल बादशाह जो थे वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे। तो मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण में कब आए? 1803 ईस्वी में आ गए थे। 1823 की घटना है कि जब लॉर्ड एमहर्स्ट भारत आया तो वह भारत के मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के दरबार में उसे बराबरी के स्तर पर मिला था। याद रखिएगा कि बराबरी के स्तर पर अकबर द्वितीय से कौन मिला था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट मिला था। अब किसी भी शासक से आप उसके बराबरी के स्तर पर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है एक अपमानजनक बात समझा जाएगा। इसी तरह से गवर्नर जनरल ऑकलैंड जिनका कार्यकाल 1836 से 1842 तक था, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? तो ऑकलैंड महोदय ने किया यह कि मुगल बादशाह, उस समय जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको इन्होंने कहा कि आप अपने अधिकार एवं दावे छोड़ दीजिए। अब उस समय जो मुगल बादशाह थे उनके पास ज्यादा अधिकार नहीं थे क्योंकि वह अंग्रेजों के संरक्षण में थे, लेकिन फिर भी उनके पास अभी कुछ सीमित अधिकार थे। जैसे क्या अधिकार थे मुगल बादशाह के पास? खिल्लत देना, नजर लेना और दरबार लगाना। तो जो मुगल बादशाह उस समय था वह खिल्लत देना, खिल्लत एक प्रकार का रेशमी वस्त्र होता था और यह रेशमी वस्त्र काफी मूल्यवान होता था। और इस रेशमी वस्त्र को जब बादशाह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता था तो उसे दान दे देता था, उसी को खिल्लत देना कहा जाता था। परीक्षा में पूछा भी गया है कि खिल्लत क्या है? तो मूल्यवान रेशमी वस्त्र थे। नजर लेना यह भी अधिकार था मुगल बादशाह का। तो नजर लेना क्या है? जब कोई जमींदार या नवाब सत्ता परिवर्तन करता था तो वह मुगल बादशाह को बहुमूल्य वस्तुएं और उपहार भेजता था, उसी को नजर कहा जाता था। तो उस समय नजर लेना भी बादशाह का अधिकार था। दरबार लगाना, उस समय जो बादशाह थे वह जनता के दर्द दुखों को सुनने के लिए दरबार लगाते थे। तब लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि आप खिल्लत देना, नजर लेना और दरबार लगाना बंद कर दीजिए। ये किसने किया था? तो ऑकलैंड ने। इस प्रकार से ऑकलैंड ने मुगल बादशाह के क्या किया? अधिकार एवं दावों को समाप्त कर दिया था। अब ऑकलैंड से भी एक कदम एलनबरो हुए। इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह द्वितीय जो उस समय मुगल बादशाह थे उन्हें भेंट देना बंद कर दिया और सिक्कों पर से उनका नाम हटवा दिया।
तो किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह द्वितीय को भेंट देना बंद करवा दिया था और सिक्कों पर से उसका नाम भी हटवा दिया था? तो वह गवर्नर जनरल था एलन बरो। एलन बरो से भी 3 कदम आगे थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बन करके आए तो इन्होंने बहादुर शाह जफर यानी मुगल बादशाह के साथ क्या किया? इन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप दिल्ली का लाल किला छोड़ करके कुतुब मीनार में जाकर के रहिए, अर्थात आप दिल्ली का लाल किला छोड़ दीजिए, आपका दिल्ली के लाल किला पर कोई अधिकार नहीं है, आप कुतुब मीनार के पास जाकर के रहिए। कुतुब मीनार महरौली में पड़ता था, वहीं पर एक छोटा सा राजमहल था, तब वहां पर जाकर के रहने के लिए डलहौजी ने कहा था। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आए। इन्होंने तो हद ही कर दी। इन्होंने घोषणा की, क्या कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई भारत में मुगल बादशाह नहीं होगा और उसे बादशाह की उपाधि से भी वंचित कर दिया। तो बहादुर शाह जफर को बादशाह की उपाधि से किसने वंचित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर से कहा कि आपको मुगल महल छोड़ना होगा। एक तो बादशाह की उपाधि भी छीन ली और ऊपर से कह रहे हैं कि आप मुगल महल छोड़ दीजिए। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। तो जब भारत की जनता ने देखा कि उनके बादशाह के साथ अंग्रेज ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना इतनी गहरी बैठती चली गई कि अब वो किसी न किसी अवसर की ताक में थे, और ऐसे अवसर की ताक में थे कि वह अंग्रेजों को चना चबवा सके। वो भी कैसा चना? लोहे का चना चबवा सके, अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिला सके। और यह अवसर मिल गया 1857 की क्रांति में। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज जो थे वो पेशवा के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते थे। जो अंतिम पेशवा थे उनके साथ अंग्रेजों ने कैसा व्यवहार किया, अंग्रेजों ने मराठा पेशवाओं के साथ कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार का भी प्रभाव इस क्रांति में देखने को मिला। तो देखते हैं कि पेशवा के साथ व्यवहार में क्या कारण निकला। तो अंतिम पेशवा, अंतिम मराठा पेशवा जो थे वह बाजीराव द्वितीय थे। और बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने क्या किया कि 8 लाख वार्षिक पेंशन दे करके उन्हें महाराष्ट्र क्षेत्र से हटा करके कानपुर में बिठूर नामक एक छोटी सी जागीर दे करके वहां का जागीरदार बना दिया गया। तो बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन दे करके कानपुर बिठूर निर्वासित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई 1853 में, तो बाजीराव द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था और वह दत्तक पुत्र का नाम धोधू पंत था। धोधू पंत जो आगे चल करके नाना साहब के नाम से विख्यात हुए थे। तो धोधू पंत चूंकि इनके दत्तक पुत्र थे, तो 8 लाख वार्षिक पेंशन इन्हें मिल ही रही थी। मृत्यु के बाद धोधू पंत यानी नाना साहब ने अंग्रेजों से कहा कि मुझे भी 8 लाख वार्षिक पेंशन दी जाए। तब अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है कि हम लोग बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से पेंशन दे रहे थे, न कि पेशवा पद को दे रहे थे। आप पेशवा नहीं है और न ही आपके पास कोई पद है और न ही आप बाजीराव द्वितीय के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये दत्तक पुत्र थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें 8 लाख वार्षिक पेंशन नहीं दिया। और जिसकी वजह से नाना साहब काफी नाराज हुए और आगे चल करके इन्हीं के नेतृत्व में कानपुर में 1857 की क्रांति में बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ था। यह हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। अब देखते हैं अवध राज्य के साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार से व्यवहार किया था। तो अवध राज्य से सर्वाधिक सैनिक अंग्रेजी सेना में थे। तो जब सर्वाधिक सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, तब पर भी अंग्रेजों ने कैसा अवध के साथ व्यवहार किया था। 1801 में एक तो अवध के साथ सहायक संधि की और उसके बाद 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा करके अवध के नवाब जो उस समय वाजिद अली शाह थे, यानी उस समय जो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, उन पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। जब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया
तो यह बात वहां की जनता और सैनिकों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसी क्षेत्र से अंग्रेजी सेना में सर्वाधिक सैनिक हुआ करते थे। तो सैनिक भी नाराज हो गए, अवध की जनता भी नाराज हो गई। साथ ही साथ वाजिद अली की जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, बाद में इन्होंने भी अपना हक मांगा, लेकिन इनको इनका हक नहीं दिया गया। बाद में आगे चल करके लखनऊ क्षेत्र में बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था 1857 की क्रांति के समय। उस चीज को भी हम देखेंगे। तो जब कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, तब अंग्रेजों ने क्या किया कि अवध को एक कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया, जो कि भारत का प्रथम कमिश्नरी क्षेत्र बना। कौन? अवध। और जो कमिश्नरी क्षेत्र बना उसका प्रथम कमिश्नर किसे बनाया गया? तो हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजों ने जागीरदारों और जमींदारों के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया अपने कार्यकाल में? समय था 1854 ईस्वी का। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने क्या किया कि बंबई में एक इनाम कमीशन गठित किया। और यह इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया था? जागीरों की जांच के लिए। तो जागीरों की जांच के लिए इनाम कमीशन गठित किया डलहौजी ने। और इस इनाम कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की, और जिसमें से दक्कन में 20,000 जागीर जब्त कर ली गई। यानी 35,000 जागीरों की जांच की गई और उसमें से 20,000 जागीरें जब्त करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई। इससे जो जमींदार जागीरदार थे वह भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अब इसके बाद प्रशासनिक कारण भी देख लेते हैं। तो प्रशासनिक कारण में अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, भारतीय लोगों को काला कहते थे और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। भारतीय लोगों को उन्हें नीचा समझा जाता था। अगर कोई पद भारतीयों को सबसे ऊंचा दिया जाता था तो वह था सूबेदार का पद, यानी सूबेदार के पद से ऊंचा उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता था। इस प्रकार अंग्रेजी प्रशासन में जो भारतीय सेवारत थे, नौकरी कर रहे थे, उनको यह लगने लगा कि अंग्रेज हमें सिर्फ कहार, लकड़हारा इत्यादि जैसी नौकरियां देकर के ही संतुष्ट रखना चाहते हैं। इस प्रकार से इस वर्ग में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा भरती चली गई और इन सारी नफरतों का परिणाम कहाँ निकला? 1857 की क्रांति में निकला था।